मंत्रालय महानदी भवन में आज बड़ी बैठकें होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय आज विभागीय बैठक करेंगे। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। दोपहर 2:30 बजे बालोद दौरे पर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। श्री रामकृष्ण दास महात्यागी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। शाम 5 बजे वापस रायपुर लौटेंगे सीएम। तो देखिए, आज मंत्रालय महानदी भवन में बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय इन सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे, बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और दोपहर 2:30 बजे सीएम बालोद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां श्री रामकृष्ण दास महात्यागी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और उसके बाद शाम 5 बजे रायपुर वापस लौट आएंगे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए। रोहित, देखिए, आज सीएम विष्णुदेव साय विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। किन किन विभागों की समीक्षा होने वाली है, क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे? तो देखिए, ये बैठक राज्योत्सव को लेकर होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्योंकि 1 नवंबर को राज्योत्सव होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं और प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो उसी के पूर्व तैयारियों के संबंध में ये बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे, जिसपे नए मुख्य सचिव विकासशील भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि राज्योत्सव की तैयारी कितनी पूरी हुई और कितनी तैयारी अभी बाकी है और क्या कुछ राज्योत्सव के दौरान पे किया जाएगा, क्योंकि इस बार भव्य राज्योत्सव, क्योंकि रजत जयंती वर्ष है, छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए हैं, तो ऐसे में रजत जयंती वर्ष के रूप में इसे मनाया जा रहा है। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक करने वाले, जिसके बाद वो बालोद दौरे के लिए रवाना होंगे और बालोद दौरे पे उनका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। श्री रामकृष्ण दास महात्यागी की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होने वाले हैं, जो कि कौशल्या धाम बालोद पे आयोजित की गई है। तकरीबन 2:30 बजे वहां के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद 5 बजे वापस लौटेंगे। तो कुल मिलाकर मंत्रालय पे बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसके बाद बालोद दौरे पर भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बैठक पर सबकी नजर रहने वाली है। देखना है कि इस बार जो रजत जयंती समारोह है किस तरह से और कितना खास होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए रोहित। और देखिए, जहरीले कफ सिरप पर छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देने पर बैन कर दिया गया है। सिविल सर्जन को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी सख्त होगी। तो देखिए, जहरीले कफ सिरप पर छत्तीसगढ़ में भी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देने पर बैन लगा दिया गया है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए। रोहित, देखिए, मध्य प्रदेश में 18 बच्चों की मौत हो चुकी है जहरीले कफ सिरप की वजह से। अब छत्तीसगढ़ में किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, कैसे इस कफ सिरप को देने पर रोक लगाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार का एडवाइजरी है, उसी एडवाइजरी के अनुरूप छत्तीसगढ़ को भी लागू किया गया है और यहाँ भी तमाम जो सीएमएचओ हैं उनके लिए कल ही पत्र जारी कर दिया गया था और पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कफ सिरप नहीं दिया जाना है। इसके साथ ही 5 साल के कम बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन के साथ में जो है वो डॉक्टर के एडवाइस के साथ में ही कफ सिरप दिया जाना है। तो इस तरह के निर्देश जो है वो आए हैं। इसके साथ ही CGMSC जो छत्तीसगढ़ में दवाई सप्लाई करता है, उसकी तरफ से जानकारी भी दी गई है कि अभी छत्तीसगढ़ में इस कंपनी के जिससे बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, उससे किसी भी तरीके की सप्लाई छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। तो ऐसे में उसकी निगरानी करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही विशेष टीम गठित करके कि जो प्राइवेट क्लिनिकों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जहां भी जानकारी मिलेगी तो वहां पर कार्रवाई करने के लिए भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार भी सख्त दिशा जो है वो दिखाई दे रही है और कल ही जो आदेश पूरे प्रदेश भर के लिए भेज दिया गया है। नजर आ रही है कफ सिरप को लेकर और पूरी तरह से कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। जगह जगह पर तलाशी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से मिलकर सीएम विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव के महत्व और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्षगांठ के बारे में उपराष्ट्रपति को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुलाकात के बाद सीएम ने बयान भी दिए। सुनाते हैं आपको सीएम ने क्या कहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात कर उनको जनजातीय गौरव दिवस के लिए आमंत्रण दिए हैं। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की
जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्होंने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में बंद आरोपी पुलिसकर्मी को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसपी ने सुरक्षा में लगे आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। फरार आरोपी बिलासपुर के ग्राम मल्हार का निवासी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया है। केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में बंद था यह आरोपी। पुलिसकर्मी को चकमा देकर वो अस्पताल से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कैदी को भर्ती कराया गया था और वहां से पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया। इधर एसपी ने सुरक्षा में लगे आरक्षक को भी सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि फरार आरोपी बिलासपुर के ग्राम मल्हार का निवासी है और वो सेंट्रल जेल में बंद था। और आपको बता दें कि हत्या के मामले में आरोपी जेल में बंद था, जो अस्पताल से फरार हो गया है। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इधर छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती होने वाली है। आज से भर्ती के लिए आवेदन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग करेगा एजुकेटर की भर्ती और डीईओ कार्यालय में 13 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन, जहां की व्यक्तिगत रूप से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती होने वाली है और आज से आवेदन देना शुरू हो जाएगा। भर्ती के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग एजुकेटर की भर्ती करेगा। डीईओ कार्यालय में 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने होंगे। डाक या व्यक्तिगत रूप से ही आवेदन जो जमा किए जाएंगे वो स्वीकार होंगे। इधर रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र चलाया जाएगा। बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज दूसरा दिन है और आज कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव समस्याएं सुनते नजर आएंगे। पहले दिन मंत्री टंकराम वर्मा ने समस्याएं सुनी थी। कार्यकर्ता सीधे मंत्री तक पहुंचा रहे हैं अपनी समस्याएं। आम जनता और कार्यकर्ता की जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वो मंत्री सुनते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र चलाया जाएगा और बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज दूसरा दिन है और आज कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव इसमें समस्याएं सुनते नजर आएंगे। खबर कवर्धा से है, जहां पर पांडा तराई क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने यहां उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया और उन्होंने बताया कि चुनावी वादों में से ये एक वादा पूरा हुआ है। अब पांडा तराई और आसपास के गांवों के लोगों को राजस्व संबंधी मामलों के लिए दूर पंडरिया नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी। इधर उद्घाटन के दौरान क्षेत्रवासियों ने विधायक बोहरा को लड्डुओं से तौलकर उनका स्वागत किया और खुशी जताई। बहुत पुरानी मांग थी, बहुत अपेक्षित मांग थी पांडा तराई की। चाहे व्यापारियों की बात करें, किसानों की बात करें, आम लोगों की बात करें, सबको यही कहना था कि पांडा तराई को बहुत पहले उपस्थित बन जाना था, लेकिन आज फाइनली उनकी मांग पूरी हुई है। सभी बहुत खुश हैं और सबको खुश देख के हमें भी खुशी हुई। तो निश्चित ही विश्वास है कि जो दूरी तय करनी पड़ती थी, छोटे छोटे काम के लिए दिन भर जो वेट करना पड़ता तहसील ऑफिस में जा करके, तो वो परेशानियों से समाधान। रायपुर जिला बीजेपी कार्यकारिणी के नाम घोषित कर दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने घोषणा की है। 32 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यम दुबा, ललित जयसिंह और अकबर अली उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुभाष अग्रवाल, नवीन शर्मा और जितेंद्र धुरंधर भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अमित मैशेरी और गुंजन प्रजापति बीजेपी महामंत्री होंगे। तुषार चोपड़ा सहित संजय तिवारी और श्रद्धा मिश्रा को मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रंबा चौधरी, अर्चना हुक्रे और सरोज साहू भी मंत्री बनाए गए हैं। तो रोहित दुबे को मीडिया प्रभारी बनाया गया। राजकुमार राठी को सह प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, रायपुर जिला बीजेपी कार्यकारिणी के नाम घोषित कर दिए गए हैं और जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने 32 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। खबर दुर्ग से है, जहां पर दाऊश्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा ने वन हेल्थ सिनर्जी एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और अंजोरा के एक निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर RRB सिंह की अध्यक्षता रही, जबकि कृषि मंत्री रामविचार नेता मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहे। देश भर के करीब 200 शिक्षकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने सम्मेलन में भाग लिया है। 8 तकनीकी सत्रों और पोस्टर प्रेजेंटेशन के साथ बकरी प्रशिक्षण कैलेंडर 2026 का विमोचन भी हुआ। इधर मंत्री रामविचार नेताम ने अनुसंधान को MR से निपटने में जरूरी बताया और कीटनाशकों की गुणवत्ता पर चिंता जताई। अब देखिए, कीटनाशक जब हम प्रयोग करते हैं, एक तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। हमें देखना होगा कि अगर अमानक है, गुणवत्ताहीन है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन
सही ढंग से अगर कोई प्रयोग कर रहा है, लेकिन बारिश के वजह से अगर उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो उसे भी देखना पड़ेगा। हमारा कोई ऐसी सोच नहीं है कि जो सही काम करने वाले को हतोत्साहित करें। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेश बघेल को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ऐसे में आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। बिहार में चुनाव, कांग्रेस ने खेला दांव। बिहार विजय की तैयारी, भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ओबीसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश बघेल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ये फैसला सिर्फ एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में 27% ओबीसी आबादी है और भूपेश बघेल बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। भूपेश बघेल को हिमाचल, यूपी, झारखंड, असम और महाराष्ट्र चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। भूपेश बघेल फिलहाल पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। हालांकि उस वक्त से लेकर आज तक बीजेपी भूपेश बघेल को कांग्रेस का एटीएम कहती रही है। जहाँ गए हैं पिछले दिनों पूरे देश को मालूम है, भूपेश बघेल जाते हैं तो वहाँ पर क्या हश्र होता है कांग्रेस का, पूरा देश को मालूम है। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एटीएम है। कांग्रेस की सोच है कि समय रहते एटीएम का उपयोग यूज कर लिया जाए। इनके पैर पड़ते ही बिहार का भी बंटाधार होने वाला है। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिलने पर सियासत हुई तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान को फ्रस्ट्रेशन यानी बौखलाहट करार दिया। श्री भूपेश बघेल बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। भूपेश बघेल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी, अनेक राज्यों के प्रभारी रहे हैं। जब जब उनकी कहीं न कहीं उनको जिम्मेदारी मिलती है तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत पीड़ा होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी की नियुक्ति के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल इससे उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर होने के साथ ही कई और जिम्मेदारी भी निभाएंगे। उनके पास गठबंधन की सटीक रणनीति बनाने, जमीनी स्तर पर कार्रवाई को एक्टिव करने, मजबूत उम्मीदवारों की पहचान करने और हाई कमान तक सही रिपोर्ट देने का जिम्मा रहेगा। भूपेश बघेल को मिली इन जिम्मेदारियों से ये साफ है कि राहुल और कांग्रेस हाईकमान की नजर में बघेल एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो हर मुश्किल चुनावी हालात में भेजे जाते हैं। लेकिन क्या उनका ये जादू बिहार चुनाव में चल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार अलग अलग जिम्मेदारियां मिल रही है। सबसे पहले तो उनको महासचिव बनाया गया। अब बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में जो है वहाँ चुनाव संपन्न होना है। पूर्व मुख्यमंत्री को वहां सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कितना कांग्रेस पार्टी को सीट दिला पाते हैं और किस तरीके से चुनाव का संचालन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश आवड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। इधर रायपुर में एनएसयूआई प्रदर्शन करने वाली है। बढ़ते अपराध और नशाखोरी का विरोध किया जाएगा। गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। शाम 4 बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बंगले का घेराव करेंगे। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनएसयूआई प्रदर्शन करने वाली है। बढ़ते अपराध और नशाखोरी का विरोध करने वाले हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। गृह मंत्री के बंगले का घेराव भी करते नजर आएंगे और शाम 4 बजे ये प्रदर्शन होगा जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता बंगले का घेराव करने वाले हैं। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इधर धमतरी में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 दिन से ड्रोन से रेकी कर कार्रवाई की गई। जंगल में जुआ खेल रहे 9 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को देखकर जुआरी मौके से फरार हो गए। तो वही मौके से 40,000 से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। 8 मोबाइल और 4 वाहन भी जब्त किए गए। कुल 2 लाख से ज्यादा का सामान बरामद किया गया है। तो देखिए, धमतरी में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले 2 दिन से ड्रोन से रेकी की गई और उसके बाद जंगल में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को देखकर कुछ जुआरी मौके से फरार हो गए। इधर मौके से 40,000 से ज्यादा कैश बरामद किए गए और 8 मोबाइल और 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं।
रायपुर में बिजली विभाग के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल बढ़े हुए बिजली बिल, बिजली कटौती और विभाग में घोटालों के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय तिफरा का घेराव कर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारी भूपेश सरकार की 400 यूनिट तक आधा बिजली बिल योजना को बंद किए जाने का विरोध कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बिलासपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। दरअसल बढ़े हुए बिजली बिल और बिजली कटौती और विभाग में घोटालों का विरोध करती नजर आई कांग्रेस और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठे नजर आए। बिजली कार्यालय तिफरा का घेराव किया उन्होंने, वहां पर तालाबंदी कर दी और लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते रहे। इधर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार आश्रम में परम पूज्य महाराज श्री रावतपुरा के मंगल सानिध्य में मां राज राजेश्वरी लक्षार्चन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां की आराधना में हिस्सा लिया और पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद भी लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी से आश्रम परिसर भक्तिमय उठा। तो इधर शरद पूर्णिमा पर मां राज राजेश्वरी भव्य लक्षार्चन पूजा एक श्री विद्या अनुष्ठान है, जिसमें मां श्री विद्या या त्रिपुर सुंदरी के 11 लाख अर्चन किए जाते हैं ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इसका आयोजन रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार आश्रम में किया गया। यहाँ पर परम पूज्य महाराज श्री रावतपुरा के मंगल सानिध्य में मां राज राजेश्वरी लक्षार्चन का भव्य आयोजन किया गया और भव्यता के साथ इसे संपन्न किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने मां की आराधना की और साथ ही साथ परम पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। वैदिक मंत्रोच्चार यहाँ पर बहुत देर तक गूंजता रहा और इससे पूरा जो परिसर है वो भक्तिमय हो गया। वहीं दीपों की रोशनी से आश्रम जगमगा उठा। तो ये तस्वीरें शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुए लक्षार्चन की हैं। रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार आश्रम में लक्षार्चन का आयोजन किया गया था। विश्वविद्यालय परिसरे दीपिका और कलश का पंचो। इधर रायगढ़ में 12 गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही ग्रामीणों ने कोयला खदान को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हमें और कोयला खदान नहीं चाहिए। कोयला खदान से केवल विनाश हो रहा है और लोग प्रदूषण से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। तमनार ब्लॉक में नए कोयला खदान के लिए जन सुनवाई होनी है। जन सुनवाई के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रामीण है वो आए हुए थे। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, बताएंगे। जन सुनवाई के लिए रोकने के लिए आए हैं यहाँ पर हम सभी मिलकर। हमारा तमनार ब्लॉक के 10 गांव को प्रभावित हो रही है कोयला खदान के लिए। सुनवाई रोकवाने के लिए आए हैं। कहाँ लाए? महलोई। सुनवाई रोकने के लिए लोग झीका बहाल से आए हैं। पूरा 14 गांव मिल के आए हैं। जन सुनवाई हम लोगों को नहीं चाहिए, रद्द करना है। हम लोग को इतना नहीं है, बहुत लोग हैं, हम लोग को विरोधी चाहिए बस। हाँ जी, हाँ, मैं महलोई गांव का सरपंच। हाँ, क्यों आए हैं आप? हम लोग को जल, जीवन, जल, जंगल और जमीन तीनों बचाना है। देखिए, जन सुनवाई 14 तारीख को होने वाला है। तमनार ब्लॉक का 14 गांव उजड़ने वाला है और गांव के लोग सभी जन सुनवाई रद्द करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं भी उनके साथ में आई हूँ। जो आदमी है, लोग पहुँचे हुए हैं तमनार ब्लॉक से जन सुनवाई का विरोध करें, तो हजारों की संख्या में लोग पहुँचकर ज्ञापन सौंपे हैं और उनका कहना है कि जो जन सुनवाई है वो निरस्त हो। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनीवाला का। इधर कोरबा कलेक्टर और ननकीराम कंवर के विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हावी है। अधिकारी और नेता लेवल पर भ्रष्टाचार कोरबा में किया जा रहा है और कोरबा में माफिया भी पूरी तरह से सक्रिय है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चाहे मंत्री स्तर पर हो, चाहे अधिकारी स्तर पर हो, कोई साफ यहाँ नहीं दिख रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें आ रही हैं।
इधर गरियाबंद में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। देवभोग में मौजूद बिलाट नाले में ना तो बहाव कम हुआ और ना ही हादसे कम हो रहे हैं। भारी बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और पुल नहीं होने की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। नदी नालों को जान जोखिम में डालकर लोग पार करते नजर आ रहे हैं। नाला पार करते समय एक बाइक में सवार बुजुर्ग बह गया। गनीमत ये रही कि कुछ दूर बाद नाले के बूटा को थामकर बुजुर्ग ने अपनी जान बचाई, तो वहीं दूसरी ओर चालक बाइक समेत अपनी जान बचाने को मशक्कत करता रहा। नाले पर पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अफसर बहाने बनाने से बाज नहीं आ रहे और लोग यहां पर जान जोखिम में डालकर नाले पार करते नजर आ रहे हैं।